हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पार्टनरशिप अकाउंट्स। लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पार्टनरशिप के बारे में बात की थी। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आज मैं बात करूंगी पार्टनरशिप डीड के बारे में एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आप लोग साथ में नोट करते चलें। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, meaning of partnership deed and contents of partnership deed। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी दो पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड लिखी होती हैं या ओरली डिसाइडेड होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने आपको ये भी बताया था ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन में हो, इट मे बी इन ओरल, लेकिन रिटन में अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो पार्टनर्स के बीच में आपस में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है। ये एक एविडेंस होता है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि पार्टनर्स के बीच में कितना रेशियो रहेगा, क्या उनके बीच में और सारी चीज़ें रहेंगी, किन कंडीशंस पर वो वर्क करेंगे, उनकी कैपिटल क्या है, एट्सेट्रा। सारी की सारी चीज़ें रिटन में डिसाइडेड होती हैं। लेकिन फिर भी पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा मैंडेटरी नहीं किया है कि आप जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन में ही लेकर आएँ। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में है तो हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सो अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में है तभी हम इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा अपने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग। इसको मैं थोड़ा सा नोट करवाऊंगी, आप लोग नोट करें। सो हेडिंग डालिए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड आप लोग साथ में नोट करते चलें। पार्टनरशिप comes into existence as a result of agreement among partners। Partnership comes into existence as a result of agreement among partners। पार्टनरशिप तभी स्टार्ट होती है, तभी एग्जिस्ट करती है जब हमारे पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। इसके आगे नोट करें द एग्रीमेंट can be oral or written। Agreement can be oral or written। The Partnership Act does not require that the agreement must be in written। must be in written। एक्ट में नहीं कहा गया है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो रिटन में ही होना चाहिए।
what whenever it is in written, what whenever it is in written, जब भी ये written में होगा, the document which contain, आप लोग साथ में नोट करते चले, the document which contains the terms and conditions, the terms and conditions of the agreement is called the partnership deed. तो जो पार्टनरशिप डीड होगा वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस बेस पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। आप लोग इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मीनिंग था पार्टनरशिप डीड का। अब मैं बात करूँगी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि हमारे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होंगी। साथ में नोट करते चलें कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। वन बाय वन मैं नोट करवाऊंगी और साथ में आप लोगों को समझाते जाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले नोट करें द पार्टनरशिप डीड usually contains the following details। उसमें ये सारी डिटेल्स होंगी। फर्स्ट है हमारा द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, आपकी फर्म का नेम क्या है, जिस नाम से आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसका नेम क्या है वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। और जो भी उसका एड्रेस है जहाँ पर आप अपना मेन बिजनेस कर रहे हो उसका आपको एड्रेस भी लिखना होगा और आपका मेन बिजनेस क्या है वो भी आपको बताना होगा। सेकंड है हमारा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम्स एंड addresses of all the partners। उस पार्टनरशिप फर्म में, उस बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं उन सभी का नाम होगा उस पार्टनरशिप डीड में, और नाम के आगे ही उनका एड्रेस भी होगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर रहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपने पार्टनरशिप डीड में देनी होंगी जिससे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। जो हमारा थर्ड पॉइंट है
वो है द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी contributed by each partner। स्टूडेंट्स, कैपिटल का मतलब होता है जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हमें इन्वेस्ट करना होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सारे पार्टनर्स को कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे कि कितनी अमाउंट किस पार्टनर ने एज अ कैपिटल इन्वेस्ट की है, कॉन्ट्रीब्यूट की है। साथ में आप लोग नोट करते चलें, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें जिससे मैं उसको बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। द अकाउंटिंग नेक्स्ट है, द अकाउंटिंग पीरियड, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के अकाउंटिंग ईयर होते हैं। पहला होता है कैलेंडर ईयर, जो नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सेकेंड होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन द 31 मार्च ऑफ द ईयर। सो ये चीज़ आपको बतानी होगी अपनी पार्टनरशिप डीड में कि आप कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हो। मैं लिख देती हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी से स्टार्ट एंड एंड होता है 31 दिसंबर को। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च। तो आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड में आप अपना लिख दोगे कि आप कौन सा ईयर, कंपनी कौन सा पीरियड फॉलो कर रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। किस डेट से आपने अपना पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है, वो डेट भी आपको अपने पार्टनरशिप डीड में लिखनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट्स में कौन कौन से रूल्स आप लोग फॉलो कर रहे हो, कैसे आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, वो सारे रूल्स आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखने होंगे जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, और किस रेशियो में पार्टनर्स लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, वो रेशियो आप लोगों को पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। वो सेम रेशियो होगा, उसी में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स है ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो भी वो लोग इसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस होता है तो भी वो इसी रेशियो में ही अपने लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नोट कर लें आप लोग इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का क्या रेट है कैपिटल पर? पार्टनर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म में, तो इस पैसे पर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। तो वो इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, वो रेट आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। एंड अगर पार्टनर्स ने अगर पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है, तो अब पार्टनर्स उस लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे फर्म को, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, वो भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकाला है, तो जब तक पार्टनर्स वो पैसा फर्म को वापस नहीं कर देते, तब तक उस अमाउंट पर, उसको कहते हैं ड्राइंग्स, तो उस ड्राइंग्स के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होता है पार्टनर्स को, फर्म को। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहेगा, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। इन तीनों का मतलब, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर एट द बिगिनिंग और मिड ऑफ ईयर। किसी भी पार्टनर ने अगर इन्वेस्ट किया है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करेगी, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लोन का मतलब होता है अमाउंट टेकन बाय पार्टनर, जो भी लोन ले रखा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट withdrawn by partner for personal use। ड्राइंग्स में पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करेगी, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लोन का मतलब होता है निकाला पार्टनर ने ही है, अमाउंट टेकन बाय पार्टनर बट फॉर द यूज ऑफ फर्म। तो जो फर्म के लिए लोन लिया गया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी हमें अपने डीड में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है तो उसके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो भी हमें अपने पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा कि कौन अपॉइंट करेगा, कितना अपॉइंट, मतलब कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होगा, उसका रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी कि उसका रिमूवल हो सकता है, कैसे करके अगर वो रिज़ाइन करना चाहे तो कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें अपने पार्टनरशिप डीड में लिखनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरीज, कमीशंस etc. if payable to any partner, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी गई है या कोई कमीशन दे रखा है परसेंटेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट या अदरवाइज अ फिक्स्ड अमाउंट, तो हमें ये चीज़ भी अपने पार्टनरशिप डीड में दिखानी होगी कि इतनी सैलरी या इतना कमीशन इस पर्टिकुलर पार्टनर को या सभी पार्टनर्स को दिया गया है।
अब हम अपना आगे का पॉइंट नोट करते हैं, आप लोग साथ में नोट करते चले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द राइट्स, ड्यूटीज एंड liabilities, rights, duties and liabilities of each partner. स्टूडेंट्स, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं A B C D, तो उन सारे पार्टनर्स के अपने अपने उनके राइट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल A के राइट्स क्या हैं, B के क्या हैं, C के क्या हैं, D के क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और इनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने पार्टनरशिप डीड में लिखनी होंगी, जिससे कि वो लोग आगे आर्ग्यूमेंट ना करें कि मेरी ये ड्यूटी नहीं थी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं थी या मुझे ये राइट दिया ही नहीं गया। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम अपने पार्टनरशिप डीड में इनकी सारी चीज़ें लिख देते हैं। यही फ़ायदा होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन में होने का। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। स्टूडेंट्स, जैसे हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किए वैसे ही हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हमें लॉस हो रहा है या किसी भी केस में हम चाहते हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप डीड ख़त्म कर दें, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या एनी रीज़न, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसको ख़त्म करना। तो कैसे करके हम ख़त्म करेंगे और कैसे सारे अकाउंट्स का सेटलमेंट होगा, जो भी हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, लोन अकाउंट, कैसे करके उनका आपस में सबका सेटलमेंट होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी, जिससे कि पहले से डिसाइडेड हो कि कैसे करके हमें सेटलमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, treatment of loss arising, treatment of loss arising out of insolvency or out of insolvency of one or more partners, of one or more partners। अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है किसी भी पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ उसकी एसेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं। जब पार्टनर को लॉस हो जाता है तो उसके ऑल एसेट्स उसकी लायबिलिटीज़ से कम हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो उस केस में जो लॉस हुआ है उसका कैसे करके ट्रीटमेंट होगा, उस चीज़ को भी हमें अपने पार्टनरशिप डीड में दिखाना होगा, जिससे कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। एक और पॉइंट है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। वैसे हमने पार्टनरशिप डीड में अपनी सारी चीज़ें रिटन में लिख दी हैं, तो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको कैसे करके उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, कैसे करके उसका सेटलमेंट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, उनका मेथड हम अपने पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में लिखे। ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने होंगे, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना अराइज हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप बिजनेस अच्छे से चलता रहे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको पार्टनरशिप का आगे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।